लिया बस मेरे पास है इसको। बस साउंड फुल कर दे इसका। चुप रहे हो ना, मत बोलना भला, क्लास चल रही है। बस तू जा सकता है वो। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते गीता जी, नमस्ते कल्पना जी। नमस्ते। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मधु जी, नमस्ते। नमस्ते। कमल इधर आ। स्पीकर ला ला से हेडफोन। यही ले आए इसको ऑन करके देख। Power on Bluetooth mode. ऑन करना बोला। You are now नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार सर। प्रणाम नमस्ते सर। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रणाम। राधे राधे नमस्कार सर। सर राधे नमस्ते राधे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आप सभी को भी नमस्ते। प्रणाम। राधे राधे। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। चलिए तो लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे ही। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। तो नमस्ते। नमस्ते असीम सेन जी। तो हमको लगता है कि हमारी जो स्थिति है आप लोगों की भी कमोबेश वैसी ही स्थिति होगी, ठीक है ना।
ज्योतिष होते हुए भी घर में डांट सुन लेते हैं, ठीक है। ज्यादा ही तो, सुन रहे हैं। तो क्या हुआ, कल मैं जब रात को पढ़ा करके घर गया तो पत्नी नाराज दिखी, तो हमने पूछा क्या बात है। तो वो बताया कि हमको दूसरे से पता चलेगा कि कल जो है सो ग्रहण लग रहा है, हाँ। आप घर में कुछ बता नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो गलती हो गई, ठीक है ना। लेकिन कौन से ग्रहण की बात करूं, है ना, जो भारत में दिखाई ही नहीं आज का जो देगा। हाँ हाँ, आज का तो हम तो दिखाई नहीं देगा। तो हमारे ऊपर कुछ प्रभाव आएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। और कोई मंदिर में भी सूतक का विधान नहीं होना चाहिए, अगर कहीं है तो गलत किया हुआ है। लेकिन घर में कई लोग हमारे पत्नी से भी पूछते हैं ग्रहण है कल कितने बजे से है, क्या है, डायरेक्ट हमसे नहीं पूछते। हमको लगता है कि उसको एक दिन पूर्व जानकारी दे देना चाहिए, आधे लोग उसी से पूछ करके वो काम चला लेंगे। हमने उसको समझाया कि देखो, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारतवासियों को इसके विषय में जानने का जरूरत नहीं है। उस पे भी फिर सवाल आ गया, सब जान रहा है और आप कह रहे हैं जानने का जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हमने कहा जान लो कि कल दोपहर में के बाद जो है सो ग्रहण लग रहा है, लेकिन हम लोगों को स्नान नहीं करना है, ठीक है ना। अब परसों से पूजा, मतलब कल से पूजा प्रारंभ होगी ही, उपनयन आदि बदले जाएंगे, वो सब संस्कार किए जाएंगे। इससे ज्यादा का जरूरत है नहीं, तो हम लोगों को करना नहीं। तो हम लोगों को कोई विधि विधान नहीं करना, कोई दान विधि विधान दान उन कुछ नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों के परंपराओं में ग्रहण के उपरांत दान का भी व्यवस्था होता है। तो मैं सोच रहा हूं कि जितने लोग क्लास में आते हैं वो लोग लाभ लें, और जो लोग नहीं आते हैं उनको लाभ न मिले। आप लोगों का क्या राय गुरुजी ऐसा हो नहीं सकता। है? बाद में वीडियो देख लेंगे सारे, आपके सबका सबको लाभ होगा ही, न डेफिनेटली। न, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वीडियो ही देना बंद कर दूं, ठीक नहीं है ना। गुरुजी नहीं। क्लास में आए तो नहीं आप नहीं गुरुजी, लाभ हम बार उठाइए, बार सुनते हैं इसको। तो उसका ज्यादा आनंद मिलेगा। हाँ, और मैं भी कहना चाहूंगी कि आप वीडियो के लिए कुछ स्ट्रिक्ट कुछ रूल निकाल दीजिए, क्योंकि वो बाजार में निकल जाते हैं और सेल आउट भी होते हैं आपके वीडियोस, आपके यहाँ से लेके। तो कुछ ना कुछ ऐसा उसका टेक्निकल ग्राउंड होना चाहिए, हमको पता है संगीता जिससे जी, कि लेकिन हमको ये बात 3 साल से पता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो करो भाई, क्या करना है, ठीक है ना। अब लोग लेकिन आप गलत जैसे तो लोग गलत ही है ना। हाँ, आप जैसे लोग हैं बता देते हैं कि अच्छा, ये भी पता हो जाता है किसने संपर्क किया, किसको संपर्क किया। लेकिन फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ना, पिछले क्लास में और उसके पिछले क्लास में, आज पता नहीं सब लोग ग्रहण में मना रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो इतने विद्यार्थी आ जाते थे कि वो 100 कैपेसिटी है, उसके बाद जो आएगा वो बाहर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आज अभी तक 55 लोग ही जुड़े हैं। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि 55 लोग तो सीख ही जाएंगे, हम बताएंगे तो। और वीडियो तो सारे ग्रुप पे अपलोड कर देते हैं, तो सब लोग सोचते हैं काहे का क्लास अटेंड करना, गुरुजी तो अपलोड वीडियो कर ही देते हैं, तो अपना। इसीलिए हम, वैसे ये तीसरा महीना है जो लगातार हमने प्रयास किया है, तीसरा या चौथा महीना है कि मैं महीने में एक बार आप लोगों के साथ मिलूं। जी। पीछे नहीं कर पाता था, वो अलग बात थी, लेकिन अब कर पाऊंगा। और कर पाना संभव था, लेकिन रूटीन नहीं था। अब क्या है कि मीनू और अनीता मिलकर के शायद लास्ट सैटरडे, प्रत्येक महीने के लास्ट सैटरडे या सेकेंड लास्ट सैटरडे
हमको लगता है लास्ट सैटरडे ही है क्लास, आप लोगों का स्पेशल क्लास होगा। समय भी अगले क्लास में शायद निर्धारित हो जाए, उस समय पे कोई कार्यक्रम ना रखें तो इसका फायदा आप लोगों को मिलता रहेगा। हमारे कुछ लोग हैं जो हमेशा आएंगे ही, वो हमको पता है। टाइम तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, 8 बजे, 8:30 बजे। हाँ सर, नहीं, थोड़ा टाइम टाइम 8 बढ़ाने बजे की कोशिश रात को करें। वो रेगुलर क्लास वाले को क्या जवाब देंगे बताइए कि आज मस्ती कर रहे थे। अच्छा। आप लोगों के साथ जुड़ना मतलब मस्ती करना है, ठीक है ना? तो नहीं, क्या, सैटरडे में तो थोड़ा इधर। हाँ, ठीक है। हाँ, हम समझ गए बात को, लेकिन फिर वो क्लास होता है। अभी आप लोगों से क्लास है, हटेंगे, अच्छा। फिर क्लास में चले जाएंगे। तो पहले तो प्रचार कर लें अपना, क्लास हो ही रहा है तो प्रचार करना जरूरी है कि आप लोगों के ही आग्रह पर गोचर का क्लास प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना? और वो 2 तारीख से शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोगों में से किसी की इच्छा हो तो जिसने ज्वाइन नहीं किया हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा लगेगा, हम अच्छा पढ़ाने का कोशिश करेंगे। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं क्योंकि ये गोचर ना पहली बार अलग से स्पेशल गोचर का ही क्लास लूंगा, उसमें और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ गोचर गोचर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो अभी तक जैसा हम अनुभव कर रहे हैं कि अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छा लगेगा आप लोगों को, और बहुत कुछ जो आप लोगों ने इतने दिन में सीखा है उसके बाद जो सीखेंगे ना उसमें आपको बड़ा काम आएगा। क्योंकि हर जगह जो है बात दशा की होती है और गोचर पर समाप्त होता है, ठीक है ना? कि फल कब मिलेगा, तो बात कहाँ से प्रारंभ होगी? दशा से। से और समाप्त कहाँ होगा? जाके गोचर पे। समझ गए? जैसे कि विवाह के लिए ही पूछ ले कोई, आज थोड़ा शादी विवाह के इसमें चर्चा करेंगे। तो कहता है जो ग्रह लग्न से सप्तम में हो, जो ग्रह सप्तम भाव को देख रहा हो या सप्तमेश, इन तीनों की जब दशा हो और लग्नेश गोचर बस सप्तम स्थान में आवे, तो आ गया ना? ये मैं फल दीपिका है, पेज संख्या 223 पढ़ रहा हूं। तो लग्नेश गोचर बस सप्तम में आवे तब विवाह का योग होता है, नंबर 1। उसके बाद जो बताया गया ना वो भाव सिद्धि काल के आधार पर बताया गया है, जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। जिस राशि में सप्तमेश हो उस राशि का स्वामी, जिस नवांश में सप्तमेश हो उसका स्वामी, इन दोनों में तथा शुक्र और चंद्र, इन दोनों में कौन बलवान है? जब इस बलवान ग्रह की दशा अंतरदशा हो तो सप्तमेश जिस राशि या नवांश में हो उससे त्रिकोण राशि में गोचर बस बृहस्पति आवे तो विवाह का योग होता है, ठीक है? ये थोड़ा लंबा हो गया, समझ रहे हैं? तो क्या है कि पहले दशा के विषय में बताता है। कई लोगों का मन में ये हो गया कि अब गुरुजी दशा को कम कर दिए और गोचर को ज्यादा कर दिए। कई लोग तो अपने इच्छानुसार ही इस कोर्स में आए हैं, बाकी कई लोगों को आग्रह करते हैं कि आ जाइए, अच्छा पढ़ेंगे आप लोग। अगर आपको कोई समस्या हो तो भी हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हमारा यही कहना है कि पहले दशा की चर्चा होगी तब गोचर की बात होगी, ठीक है? तो इस बात को हमेशा से ध्यान में रखिएगा। पढ़ के और पेज नंबर सुनाने से मतलब ही यही था कि आप मेरा विश्वास न करें, लेकिन जो शास्त्र सम्मत है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसका तो विश्वास करेंगे ना? तो उसके आधार पर आप लोगों को चलने की जरूरत है, ठीक है?
अब यहाँ एक चीज और लिखा है जिसको कि कई बार आप लोग पूछते हैं, हमने समझाने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि कई चीज होता है जिसको कि मैं दोबारा आकर के आपके क्लास में बोलता हूं, तो वो कंक्रीट होता है। हमने अभी मैं निकालता हूं, आप लोग सुदर्शन चक्राध्याय पढ़े हुए हैं, हमको जहां तक याद है। ज्ञेयं सहग्रह भावस्य ग्रह योग समम फलम, अग्रहस्य तु भावस्य ग्रह दृष्टि समम फलम। कि जिस भाव में ग्रह है वो भाव का फल वही ग्रह करेगा, और जिस भाव में ग्रह नहीं है उस भाव का फल जो ग्रह वहां देख रहा है वो करेगा। और तीसरे में कहता है कि अगर न ग्रह वहां स्थित हो, न कोई वहां बैठा हो, न कोई देख रहा हो, तब क्या होगा? तब लॉर्ड यहाँ पे लिखा गया है कि यत्र नैव ग्रह कश्चिन दृष्टि कश्चिद भवेत तदा तद भावजम गेयम तत् स्वामी वसतः फलम। ठीक है, तो ये सुदर्शन चक्राध्याय बृहत होरा पराशर शास्त्र पेज संख्या 429। ठीक है, ये दोबारा से आप लोगों को उसको पेज संख्या को बता रहे हैं। तो इसमें जो लिखा गया उसमें हम लोग जो पढ़े, तो पढ़े कि पहला फल का अधिकार उसका है जो उस भाव में बैठा है, दूसरे फल का अधिकार उसका है जो उस भाव को देख रहा है, और तीसरे में फल का अधिकार उसका है जो उस भाव का स्वामी है। मैंने कई क्लास में इसको अलग तरीके से बताने का प्रयास किया, जिससे कि कई लोगों के मन में ये आशंका हो गई कि गुरुजी बड़ा डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं कि भावेश फल करेगा कि उसमें घर बैठा हुआ ग्रह फल करेगा। तो हम कहते हैं बैठा हुआ ग्रह फल करेगा, और ये भी कहते हैं कि बैठा हुआ ग्रह ना हो और कोई दृष्टि न डाल रहा हो तो भावेश ही फल करेगा। तो अब एक प्रश्न और मन में उठता है, यदि तीनों को एक साथ समझना चाहें कि कोई ग्रह बैठा है तो क्या देखने वाला फल नहीं करेगा? तो देखने वाला भी फल करेगा। और कोई बैठा कोई देख रहा है तो क्या उसका स्वामी फल नहीं करेगा? तो उसका स्वामी भी फल करेगा। आप लोग इस तीनों बातों को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि हम हमेशा कहते हैं, आप लोगों को दशाओं में बताए हुए हैं, सप्तम में बैठे ग्रह, सप्तम को देखने वाले ग्रह, सप्तम के स्वामी, शुक्र से सप्तम बैठे ग्रह, नवांश पत्रिका का लग्न में बैठा ग्रह, नवांश पत्रिका के सप्तम में बैठे ग्रह, ये हमारे विवाह के लिए काम करते हैं। जब हमारा विवाह होता है तो इन्हीं में से किसी की दशा होती है। ठीक है, ये भी पढ़ाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमको पता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, लोग कई कई बार ना मतलब बड़े कठोरता से प्रश्न पूछते हैं, मैं तो हमेशा जवाब विनम्रता से ही देता हूं कि सर आप ही ने बताया था ये बात,
तो अगर ये बात हमने आपको समझाने के लिए बताया तो दूसरा बात भी आपको समझाने के लिए ही बताया था, और आपको अब बातों में तारतम्य बिठाने के लिए आना चाहिए, तब आप फल का निर्णय कर सकते हैं। तो जब शादी की बात है तो यदि सप्तम में बैठे ग्रह की अंतर प्रत्यंतर दशा में गोचर का समुचित सपोर्ट न मिला तो उसकी दशा में शादी नहीं होगी। तो सप्तम को देखने वाले ग्रह की दशा में यदि गोचर का समुचित सपोर्ट मिल जाए, जो हमने 2 लाइन अभी पीछे पढ़ के आप लोगों को सुनाया, तो देखने वाले में शादी हो जाएगी। नवांश के लग्न में बैठे ग्रह की अंतर प्रत्यंतर दशा में यदि गोचर का सामंजस्य बना तो नवांश के लग्न में जो बैठा ग्रह है उसके दशा में शादी हो सकती है। तो हम एक ही चीज हमेशा बोलते हैं कि सामर्थ्य जिस ग्रह के पास है वो ग्रह उसका फल करेगा। फल करने वाला तो बहुत है, लेकिन जिसका सामर्थ्य है वो फल करेगा। आप मंडी में जाते हो, फल ही खरीदने जाते हो, बहुत सारे दुकान फल के हैं, लेकिन आप सारे दुकान से 2-2 फल तो नहीं खरीदते हो। आपका जहां मन भाता है, जहां आपको लगता है कि इसका फल अच्छा है, ये रेट ठीक लगाएगा, ठीक है ना, इसका वजन भी ठीक होता है, तो आप उसके दुकान पे जाते हो और फल लेते हो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फल करने वाले ग्रह अर्थात फल बेचने वाले मंडी में बहुत है, लेकिन ग्राहक कहाँ पहुंचता है, ट्रांजिट किसको सपोर्ट करता है, उसके अंतर प्रत्यंतर दशा में विवाह होगा, ये कहा जाए। क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये मन से हटा लीजिएगा कि यदि भाव में ग्रह बैठा है तो हम हमेशा कहते हैं कि पहला अधिकार फल देने का उसी ग्रह को है, और उस ग्रह को समझ करके ही हमारी पहली व्याख्या शुरू होगी। लेकिन अगर ग्रह वहां नहीं है, उस भाव को देख रहा है, तो उस समय भी उस भाव का फल हमें प्राप्त होता है। मारक खंड भी आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि दूसरे में बैठा ग्रह और 12वें में बैठे ग्रह की अंतर्दशा हो तो मरण संभव है। फिर बोलते हैं कि दूसरे ग्रह की महादशा और 12वें भाव को देखने वाले ग्रह की अंतर्दशा हो तो भी मरण संभव है। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा, उसके बावजूद आपके मन में यदि इस प्रकार का भ्रम आता है, इसको दूर कर लीजिए कि स्वामी, कई लोगों ने बोला आपने स्वामी को इग्नोर कैसे कर दिया। कई लोग चूंकि बाहर जाते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो फिर आ जाते हैं हमारे पास लौट के, गुरुजी आपने तो ऐसा बताया। तो फिर हम उनको समझाते हैं कि यहाँ ऐसा बताया था ताकि आप पहले उस बात को समझ सकें, ठीक है ना। जब तक आप किसी बात को नहीं समझेंगे, ए फॉर एप्पल बच्चे को रटाया जाता है, जबकि ए से और कई शब्द बनते हैं, लेकिन सरल है इसीलिए उसको सबसे पहले रटाया जाता है। तो उसी तरह से आप लोगों को इस बात को पहले बताया गया, और बाद में कई जगहों पर दशाओं में, मारक खंड में इसकी अलग से व्याख्या की गई। तो वहां पे आपका प्रश्न नहीं आया, तो हमने समझ लिया कि आप लोगों ने समझ लिया। लेकिन बाद में जब आप अभ्यास करते हो तब आप मेल पे हमें प्रश्न डालते हो कि गुरुजी आपने तो बोला था कि जो बैठा वही फल करेगा, देखने वाला और स्वामी क्यों करेगा। लेकिन जो बैठा वो फल करेगा, वो उसका समय निकल गया, तो क्या अब दोबारा उस घर का फल हमें मिलेगा ही नहीं। तो किस किस तरह से उस घर का फल मिलेगा, तो पहला आप लोग समझिएगा बातों को, बहुत
बारीक बात नहीं है, बहुत मोटी बात है। मान लीजिए संतान की बात करते हैं, या छोड़ दीजिए संतान की, विवाह ले हैं तो विवाह की ही बात कर लेते हैं। तो सप्तम में बैठे ग्रह में शादी नहीं हुआ, तो सप्तम को देखने वाले ग्रह की दशा में शादी हो जाएगा। उसमें भी नहीं हुआ तो जो सप्तमेश है अल्टीमेटली उसको रिजल्ट करना है, तो वो अपने अंतरदशा में सोचेगा कि शादी करा दें। ये तो 3 फैक्टर मूल हैं। इसके बाद क्या होता है कि शुक्र सप्तम का कारक है, वो सप्तम को देखे न देखे फिर भी सप्तम का फल कर सकता है, क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में भी सप्तम में उसकी राशि होती है, इसीलिए सप्तम का फल करने का उसको अधिकार प्राप्त है। तो शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में शादी करा सकता है, पहला। दूसरा, अब कहते हैं कि गुरु जो है वो सप्तम को देखे न देखे, लेकिन चूंकि गुरु मांगलिक कार्यों का कारक है और स्त्री जातक के लिए पति का भी कारक है, इसका मतलब है कि उसका सप्तम से कुछ संबंध बन रहा है कि स्त्री जातक के लिए पति का कारक है। और चूंकि शादी विवाह एक मांगलिक कार्यक्रम है, तो ये भी एक बात है, और मांगलिक कार्यक्रम गुरु करवाता है, तो गुरु की दशा अंतरदशा में भी हमारी शादी हो सकती है। तो जब यहां तक आप लोगों को हमने बताया हुआ है, उसी क्रम में हमने आपको पंचम में, जितने भी लोग बैठे हुए सबको मालूम होगा कि हम बताते हैं पंचम में बैठे ग्रह पंचमेश, पंचम को देखने वाले ग्रह गुरु, गुरु से पंचम। अलग से बताते हैं सूर्य और केतु भी संतान दे सकता है, क्योंकि सूर्य पंचम का स्वामी होता है काल पुरुष के पत्रिका में, और केतु कहा गया है सततम केतु कुलस्योन्नतिम, कुल की उन्नति का कारक है, इसीलिए केतु की दशाओं में संतान हो सकता है। तब इतने ग्रहों की दशाओं में कहां हमारा गोचर सटीक होगा जो हमको संतान या हमारी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये भ्रम हटा लेना है कि सप्तमेश या पंचमेश या नवमेश, अगर नवम में ग्रह है कोई देख रहा है तो नवमेश फल नहीं करेगा, ये मन से निकाल लेना है। ठीक है, पहला अधिकार नवम में बैठे ग्रह का, दूसरा अधिकार नवम को देखने वाले ग्रह का, तीसरा अधिकार नवम के स्वामी का, चौथा अधिकार जो नवम से संबंध रखता है उसका, पांचवा अधिकार वहां का जो दाता ग्रह है उसका। ये सब जो है सो उस भाव का फल कर सकता है। अब इसकी दशा अंतरदशा में आप गोचर को सटीक जहां से भी लगाएंगे वहां से आपको शादी की बात आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो उम्र है और शादी नहीं हो रही है, तो क्या दशा नहीं मिल रहा है? और दशा मिल गई और फिर भी शादी नहीं हो रहा है, गोचर भी आ गया फिर भी शादी नहीं हो रहा, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास है जवाब? जी हाँ, जवाब है। इसका मतलब है कि आप शादी नहीं करना चाहते। अब ये प्रश्न देश काल परिस्थिति के ऊपर चला गया। दशा भी है, गोचर का भी सपोर्ट है, और बहुत पीड़ित भी नहीं है कि हमेशा मना है कि
शादी होगी ही नहीं, जातिका की या जातक की शादी होगी, फिर शादी नहीं करते, तो आप उसको स्पष्ट रूप से बोल सकते हो कि आप इस पीरियड में किसी न किसी के साथ इंगेज रहोगे या लिविंग रिलेशनशिप में रहोगे, ये तो तय बात। ठीक है। कई लोग पूछते हैं लिविंग रिलेशनशिप को आप कैसे समझेंगे, तो वो अंतर प्रत्यंतर दशा जो शादी के लिए हाँ कहता है, उस समय पर ट्रांजिट के ग्रह जो शादी के हाँ कहने को सपोर्ट कर रहा हो, और ऐसे स्थिति में यदि आप अपने मन से विवाह को रोक लेते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो विवाह का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। आपने क्या किया, रिचुअल्स नहीं किए, फेरे नहीं लिए, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रहे और शादी जैसा ही सुख भोगा। तो इस बात को बड़े आराम से कहा जा सकता है, और वो यदि लिविंग रिलेशनशिप टूट गया तो फिर बाद में उसको बोलिए कि अब आपके दूसरी शादी की बात होगी, पहली शादी की नहीं। हम बहुत स्पष्टता से लोगों को बता देते हैं कि अब आपको सिर्फ सप्तम से काम नहीं चलेगा, द्वादश भी देखना पड़ेगा, आपकी एक शादी टूट गई। तो ऐसे स्त्री के जातक, ऐसे स्त्री जातक के पत्रिका में या पुरुष जातक के पत्रिका में 2 या उससे अधिक विवाह का योग बनता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा है तो आप लोगों को यहाँ जरूर इस बात को जोरदार तरीके से कहना चाहिए। तो मैंने कई बार कई लोगों को कहा, कई लोग हमको ही, नहीं गुरुजी ऐसा संभव ही नहीं है, हमारे बेटे का कोई संबंध ही नहीं है, तो किसी के साथ दोस्ती है ही नहीं, तो कहाँ से ऐसा संभव होगा। बाद में वो जाकर के एग्री करते हैं कि नहीं गुरुजी आपने ठीक ही कहा था, इसका जो है ना। मैं सोचता था कि बहुत सज्जन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो वो लोग जो है सो प्रेम वगैरह में नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे एक भाई साहब के लड़के थे, वो सर उठा के बात नहीं करता था घर में, आप लोग समझ सकते हो कितना शर्मीला स्वभाव का था। ठीक है। और उस लड़के ने भाग करके इंटरकास्ट मैरिज कर लिया। पूरे समाज को नहीं, पूरे गांव को ये सरप्राइज हुआ कि उसने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, और भाग के कर लिया। वो तो बड़ा शांत, सुशील और शर्मिला था। उस दिन के बाद से हमने सोच लिया कि कोई भी कर सकता है। ठीक है। जब उस लड़के ने भाग करके और इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, तो आप देख करके ये पता नहीं लगा सकते कि कौन क्या कर सकता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है इस बात को समझ पाना कि देख करके आप समझ सको कि इसने शादी किया, इसने नहीं किया। एक प्रश्न आप लोगों का बराबर आता जाता रहता है, बाकी उस प्रश्नों का बहुत औचित्य वर्तमान समय में नहीं है, फिर भी कई क्लास में हमने बताया और कई क्लास में नहीं बताया, भूल गए कि गुरुजी क्या ये पता चल सकता है कि किसकी शादी किसके साथ होगी। तो नहीं, ये पता नहीं चल सकता। पहला तो यही है। दूसरा, उसी 212 नंबर पेज फलदीपिका में ही कलत्र भाव, हाँ ये इसका अध्याय है। उसी में लिखा है कि पुरुष की कुंडली में यह देखिए कि लग्नेश सप्तमेश किस राशि और किस नवांश में है। लग्नेश सप्तमेश किस राशि और किस नवांश में है। ऐसी राशि या नवांश के त्रिकोण राशि स्त्री की जन्म राशि होगी। क्लियर हो गया। तो दोबारा बताइए।
हाँ दोबारा कह देते हैं। आप लोग किताब में मैंने पेज संख्या बता दिया, तो आप वहां भी जा करके पढ़ेंगे, सिर्फ हमारे बताने से नहीं होगा। लग्नेश और सप्तमेश किस राशि किस नवांश में है? तो ऐसे ही राशि मान लीजिएगा लग्नेश मेष राशि में है और सप्तमेश सिंह राशि में, ठीक है। अब कहता है ऐसे और किस नवांश में है? तो हो सकता है कोई धनु के नवांश में हो, कोई मकर के नवांश में हो। तो उससे त्रिकोण में कौन सी राशि है? अगर हमने मेष राशि बोला तो मेष से त्रिकोण में कौन है? 5 और 9 है। 5 और 9, ठीक। आप लोग समझिएगा, त्रिकोण राशि कहने का मतलब है एक ही दिशा पकड़ाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर वृष राशि है तो 2, 6 और 10 है, ये पृथ्वी पूरब के बाद दक्षिण बता देगा, ठीक है। तो उसका त्रिकोण पर पकड़ाएगा, जिस नवांश में उसका त्रिकोण पकड़ाएगा तो एक ही दिशा बताएगा। ये बात आप लोग समझिएगा। मैं थोड़ा बोर्ड पे इसको बता दूं तो ज्यादा अच्छा है। कोई कोई अनम्यूट है, काइंडली आप म्यूट कीजिए। एक ही राशि में हम बताएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। 2 राशि उदाहरण में ले लेंगे। मान लीजिए मेष राशि में लग्नेश है, ठीक है। साकलानी जी काइंडली आप म्यूट कीजिए। ठीक है। अब क्या है कि कहा जाता है कि अब नवांश की बात में आप लोग ढूंढ लीजिएगा, मैं यहां बता देता हूं। इसकी जो त्रिकोण राशि है अर्थात लग्नेश मेष में है तो सिंह या धनु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो सिंह या धनु जो है उसके पत्नी की राशि होनी चाहिए। तो ये कौन से दिशा को इंगित करेगा? ये राशि उसके पत्नी की होनी चाहिए। अभी दिशा की बात नहीं करेंगे, दिशा की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो या तो अब ये सिंह या धनु ही उसके पत्नी का होगा। इसमें क्या हो जाएगा कि ग्रह मैत्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग समझ में आया आप लोगों को कि त्रिकोण के राशि के स्वामी हमेशा आपस में मित्र होते हैं, इसीलिए ग्रह मैत्री तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सप्तमेश, अभी लग्नेश गुरु था यहां मान लीजिए। अब सप्तमेश बुध है और वो जिस राशि में है, मान लीजिए सप्तमेश बुध है और वो कुंभ राशि में है, यहाँ है। तो इससे त्रिकोण में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कन्या की जो राशि होगी वो मिथुन या तुला होगी। क्लियर हो गया? इसी राशि के लड़की से आप शादी करा सकते हैं। तो मिलान के समय यदि ये वाला पॉइंट हमको याद रहे और हम इस पॉइंट को रेज कर सकें कि इस तरह की कन्याओं से आपकी शादी हो और उस मिलान में वो वाला राशि वाली लड़की आ रही हो, तो हम उसको हाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। उसके बाद और भी लिखा है कि
पति की कुंडली में लग्नेश या सप्तमेश की उच्च राशि या नीच राशि स्त्री की जन्म राशि होगी। दूसरा पॉइंट, यदि पति के चंद्राष्टक मतलब चंद्रमा का जो अष्टक वर्ग है, जिस राशि में सबसे अधिक शुभ बिंदु होंगे, चंद्राष्टक में मेष से लेके मीन राशि तक में जिसमें सबसे अधिक शुभ बिंदु होंगे, वह भी जन्म की राशि होगी। क्लियर हो गया? यहां तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये भी आप बता सकते हैं। सर, तो लड़के की कुंडली में यदि लड़के की कुंडली से भी यही है, लड़की की कुंडली से भी यही है? ये लड़के के कुंडली से निकालने की बात है, लड़की की कुंडली से नहीं। ठीक है, हमने कई बार क्या बताया अपने क्लास में इस चीज को बताया हुआ है कि हमारा जो शास्त्र है ना, वो पुरुष प्रधान है। समझ रहे हैं ना? ये इसको लेकर के ज्यादा चलता है। अब कहता है कि अब आप लोग जब हमसे पूछते हो कि गुरुजी बताइए न किस दिशा में शादी होगी, किस दिशा में नौकरी करने के लिए जाएंगे, हम मना कर देते हैं। क्या है, अब हमारा जहाँ घर है पूरब में, ठीक है ना, बिहार पूरब में ही पड़ता है, हम आ गए यहाँ पश्चिम में, ठीक है ना, या उत्तर में कह लो, ये नादर्न इलाका है उत्तर में। तो अब हमारी पत्नी की शादी उत्तर में हुई या पूरब में, बात बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद भी कहा जाता है कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है, सप्तमेश किस राशि में है, शुक्र किस राशि में है, इन तीनों राशि में से किसी राशि की दिशा में आपका विवाह होगा, अर्थात उस दिशा में रहने वाली लड़की से आपका विवाह होगा। यह भी पुरुष के लिए ही बताया गया है। तो ये बड़ा सरल है। लेकिन अब इस तीनों में से यदि दो कॉमन मिल जाए कि दो पूरब मिल गया, दो उत्तर मिल गया, तो हम उत्तर या पूरब ही बताएंगे, अगर दूसरी दिशा को छोड़ देंगे। ठीक है ना? और तीनों अलग अलग दिशा बता दिया तो अब बताइए तीनों को अलग अलग, फिर उसमें अपना बुद्धि विवेक क्या लगाते हैं, उसमें से जो सबसे बलवान राशि हो, तो राशि बलवान कैसे होगा, तो उसका स्वामी उसको देख रहा हो, उसमें शुभ ग्रह हो, उसमें उच्च के ग्रह बैठे हो, तो वो बलवान होगा। थोड़ा अपने मर्जी से लगाएंगे तो कहेंगे कि इस दिशा में आपकी शादी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ छोटा सा हमारा अपना एनालिसिस था जो आप लोगों को करके बताना था, जिसके लिए कि हमारे पास 2-3 बारी कई लोगों का फोन आया, तो मैं थोड़ा परेशान भी हुआ कि कोशिश तो करता हूँ बहुत अच्छा पढ़ाने का, उसके बावजूद भी लोगों के मन में शंका क्यों रह जाती है, क्योंकि वो ना सोचते हैं कि जो पढ़ावे ना एक जैसा पढ़ा दें। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जहाँ मैथमेटिकल फाइंडिंग्स नहीं है वहाँ आपको लॉजिकल फाइंडिंग से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हमारा जो ज्योतिष है वो लॉजिकल फाइंडिंग से चलेगा, इसीलिए इस विषय को लॉजिकली जो सोच पाएंगे वो अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों की बारी है। आप लोग अपने अपने हाथ खड़े कीजिएगा और अपना अपना प्रश्न पूछिएगा, तो आप लोगों को जवाब मिलेगा। अब जिनको जो अच्छा है, जिनको कोई प्रश्न नहीं हो वो और भी अच्छा है। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। असीम सेन जी से ही शुरू करते हैं, वो बहुत पहले से हाथ खड़े कर देते हैं और हम जानते हैं कि उनका तो प्रश्न आएगा ही। बताइए असीम सेन जी। गुरुजी, जब छोटा छोटा थोड़ा डाउट है, अभी जो अभी बताया चंद्रो और 8 नंबर में क्या बताया ना अभी, वो समझा नहीं किसको। चंद्र का नंबर, चंद्राष्टक वर्ग, चंद्र का जो अष्टक वर्ग है। चंद्र, हाँ हाँ,
तो उसमें जिस राशि में 1 2 3 4 लिखा होता है, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। चंद्राष्टक अभी आप देख लीजिए ना, मैं यहीं निकाल देता हूँ, शायद जल्दी निकाल पाऊँ। इसमें देखिए, ये चंद्रमा का अष्टक वर्ग है ना असीम सेन जी। हाँ 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 हाँ। इसमें इस राशि के नीचे ना पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट कहाँ है? अच्छा अच्छा सिंह राशि में 7 पॉइंट ये है। इसका सिंह, मतलब है कि हमारे अच्छा अच्छा पत्नी की सिंह राशि होगी। ठीक है ना? अच्छा समझ में आ गया? हाँ हाँ, ये तो पहले डिस्कशन नहीं हुआ था, ठीक है समझ गया। हाँ भाई, हम कहाँ कहते हैं कि डिस्कशन हुआ था। आप हम नहीं हमेशा कहते हैं कि क्योंकि ये मजबूरी भी है, आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि मैं ये बोल दूं कि आपको 6 महीने में मैं 1 साल में 1 साल लगेगा आपको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, तो आधे लोग एडमिशन लेंगे, आधे लोग नहीं लेंगे। ठीक है ना? इतना कौन पढ़ता है ना? क्योंकि दूसरे जो है ना 15 दिन में कोर्स खत्म कर रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन कोर्स 15 दिन में खत्म हो जाता है, और उसमें कहते हैं केपी भी पढ़ाएंगे, नाड़ी भी पढ़ाएंगे और वैदिक भी पढ़ाएंगे। तो उन लोग वैसे ज्योतिषियों को तो हम सोचते हैं कि मेडल मेरे पास सोना ज्यादा हो तो सीधा सोने का ही मेडल बनवा के पहना दें गले में। ठीक है ना? कि लो भाई, तुम इसी के अधिकारी हो, तुम इतने जल्दी इतने लोगों को जो है सो क्या कहते हैं, रॉकेट वाला इंजन लगा करके पढ़ा देते हो। ठीक है ना? और बोलिए, और कोई प्रश्न है और आपका? दो क्वेश्चन। लास्ट स्पेशल क्लास में आप एक चीज बताया था रिगार्डिंग मांगोलिक। एक 4 4 7 में मंगोल का मूल त्रिकोण राशि 6 8 12 में तो मांगोलिक होते हैं, और बीच में गुरु केंद्र में आ जाए तो मांगोलिक कैंसिल भी हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में एक चीज बताए, 3rd भाव में मंगल और गुरु बैठे तो भी मांगोलिक कैंसिल हो जाते हैं, वो चीज तो समझानी। ये जो भी बताया है हमको नहीं पता है, हमने नहीं बताया है कि अच्छा, 3rd मैं भाव वो में गुरु सोचा था, मंगल। हाँ वो शायद 3rd भाव में मंगल गुरु बैठेगा हाँ तो मांगलिक होगा ही नहीं। 3rd भाव में मंगल होने पर मांगलिक होता ही हाँ नहीं हाँ, है। वो शायद हम सोचा स्लिप अप टांग हो गया था, हम बोला ठीक है दोबारा, मैं हाँ सोचा था फोन करके पूछ लूं। ठीक है। हाँ, नहीं। और एक चीज और आप बताए, ये जो भी कोर्ट केस का बारे में दो छोटा छोटा डाउट है। ये कोर्ट केस में कौन जीतेगा, ओपोनेंट जीतेगा ना लॉग्नेस जीतेगा? तो उस दिन में आप बता रहे था कि उस दिन में जो राय होगा, अब देखिए सोस्टेस बलवान है ना लॉग्नेस बलवान है, वो कैसे दिखेगा? तो आपको शॉर्ट बॉल में दिखाएगा, तो गोचर पत्रिका में शॉर्ट बॉल कैसे दिखाएगा, वो चीज तो समझानी। मैं गोचर पत्रिका में सडबल दिखा देता हूँ D1 आपको। चार्ट में तो शॉर्ट बॉल। 1 मिनट सर, 1 मिनट, हाँ श्योर। आप चिंता न करें। अच्छा, वो ये D1 में लगाया जाएगा, समझ एक गया। मिनट, ये 29 मार्च 2025 है। ये हाँ अभी का टाइम है, गुजरात अहमदाबाद, ये मैंने स्वीकृत कर दिया। ये आज का ठीक गोचर है हो गया और इसका ये सडबल हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ समझ गया। अच्छा सकते अच्छा, हैं। वो ठीक है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, वो कन्वर्ट करके ले जाएंगे। ओके, थैंक यू। रामकृष्ण जी। ठीक है, ये दोनों। सर, एक क्वेश्चन। अभी एक वक्री ग्रह दूसरा वक्री ग्रह को दृष्टि कर रहा है, तो क्या कैसा इसका रिजल्ट बोलना है? कोई ये अच्छा है? रिजल्ट नहीं, अच्छा रिजल्ट बोल दीजिए, कोई कठिनाई नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक श्लोक सुना देते हैं। यो भाव स्वामी सौम्याभ्याम युक्तो दृश्य दृश्यो यमेधते पापैर दृष्टो युतो यो वा तस्य हानि प्रजायते। जो भाव अपने स्वामी से या सौम्य ग्रह से दृष्ट हो उसकी वृद्धि कहेंगे। जो भाव अशुभ ग्रह से दृष्ट हो
और वहां अशुभ ग्रह स्थित हो उसकी हानि कहेंगे। नंबर 1। अब जो वक्री हो गया वो अशुभ हो गया, ठीक है, लेकिन अशुभ ग्रह के ही वक्री होने पर उसकी अशुभता हम ज्यादा लेते हैं। गुरु और शुक्र वक्री हो जाए तो उसको अशुभ मान करके नहीं चलते, ठीक है ना हम। क्योंकि उसके बाद मैं एक श्लोक और पढ़ना चाहूंगा, वो कहाँ है मैं पहले याद करूं। हाँ, कोशिश करता हूं मिल जाए जल्दी से तो पढ़ ही डालूं। गुरु मीन में एक एक मीन मिनट राशि। सर, मैं सब क्लियर हो जाएगा। यदा क्रूरो ग्रहो वक्री अतिचारी तु सौम्य कह, पीड़ा व्याधि भयम तत्र दुर्भिक्षम राज्य विग्रहम। यदि क्रूर ग्रह वक्री हो और शुभ ग्रह अतिचारी हो तो यह अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको शुभ ग्रह के वक्री हो जाने पर आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वक्री होने पर उसकी दृष्टियों में भी हम शुभता ही लेंगे, ठीक है। तात्कालिक रूप से वो थोड़ा अशुभ हो जाता है, लेकिन उसको बहुत अशुभ मान करके नहीं चलना है, ठीक है। ये सिचुएशन ऐसा है, मीन में वृषभ लग्न का मीन में गुरु वक्री है, और नवम में मकर राशि में शनि वक्री है। तो शनि की दृष्टि शनि मीन का दृष्टि गुरु के लिए खराब होगा, गुरु का दृष्टि शनि के लिए अच्छा होगा, ठीक है। डॉक्टर भारती बब्बर अनेजा। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। अनेजा नाम ठीक है कि हमने गलत पढ़ दिया है? गुरुजी नहीं, अनेजा ठीक है गुरुजी, पर वो ज्यादा हाँ लंबा हो जाता है तो थोड़ा मुझे याद है इसीलिए मैंने कहा। जी गुरुजी। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न था, एक कुंडली आई थी मेरे पास, उसमें एक्चुअली गुरुजी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मुझे। यद्यपि कुंडली तो का क्वेश्चन अलग था कि पार्टनरशिप से रिलेटेड कुंडली थी, तो आपने जो ग्रह मैत्री और सारे रूल्स बताए हैं उस हिसाब से मैंने पार्टनरशिप का उनको बता दिया था। लेकिन उन्होंने बोला कि आप अपना बारे में भी, मतलब मेरी कुंडली को देख के आपको क्या लगता है मेरी मैरिड लाइफ के बारे में या कुछ। तो गुरुजी मुझे एक डाउट हुआ कि मिथुन लग्न की कुंडली थी, और थर्ड हाउस में मंगल, राहु, गुरु और शनि, ये चारों ग्रह बैठे हुए थे। तो यानी कि गुरु जो है वो सप्तमेश है, गुरु जो है क्योंकि पत्नी मतलब स्त्री जातक की कुंडली थी, तो गुरु बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया। गुरु के साथ शनि भी बैठ गया, राहु केतु एक्सेस में भी हो गया, मंगल भी बैठ गया। लेकिन वो जो जातिका थी वो कह रही थी कि मेरी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि मंगल से, राहु से, शनि से, राहु केतु एक्सेस होने के बाद क्यों प्रॉब्लम नहीं है इसकी मैरिड लाइफ में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। यद्यपि गुरुजी एक आपने हमें राजयोगों के बारे में चर्चा की है कि जब 9, 10, 11 का जो कॉम्बिनेशंस बनता है तो वो एक राजयोग में कंसीडर होता है। चलो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो गया, लेकिन और गुरु से जो आपने हमें एक रूल बताया था कि छठे, आठवें, 12वें में भी यदि अशुभ ग्रह हो तो भी गुरु पीड़ित हो जाता है। तो यद्यपि एक ही अशुभ ग्रह है, सूर्य है, लेकिन गुरुजी क्या इतना पीड़ित होने के बाद भी वो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी या फिर वो कुछ संकोच कर रही है बताने में? ना ना, वो झूठ बोल रही है, संकोच नहीं कर रही है। अच्छा। पहला तो यही कहेंगे। दूसरा, अगर गुरु शनि से, मंगल से, राहु केतु इतना पीड़ित हो जाए जी। तो ऐसे स्थिति में उसको पति का, पुत्र का, धन का, इन तीनों का सुख तीनों चीज होते हुए भी नहीं होगा। जी। मतलब पति है फिर भी पति का सुख नहीं है, पुत्र है फिर भी पुत्र का सुख नहीं है, धन है फिर भी धन का सुख नहीं है। ये एक ही शर्त पे ये संभव है कि यदि उसकी पत्नी बाई बर्थ विष्णु या शिव का भक्त हो और उसने उसकी बहुत आराधना की हो, तब उसके जीवन में ये परिणाम नहीं आएगा। यदि उसने विष्णु या शिव की बहुत आराधना नहीं की हो तो कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो थर्ड हाउस में बुध इतना पीड़ित हो और वो कह सके कि हमारे दाम्पत्य में कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। उसके दाम्पत्य में ही नहीं, तीनों जगह पे परेशानी होगी कि धन अरबों में होगा लेकिन उसको बहुत
प्रसन्नता नहीं। पुत्र 2-3 हो जाएं लेकिन उसको उसका सुख नहीं। पति बहुत पैसे वाले हो जाएं लेकिन पति का सुख नहीं। ये तो निश्चित रूप से होना है, इसीलिए इसमें समझने की कोई फिर दिक्कत नहीं गुरुजी है। जब मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपने हमें चीज बताई है कि गुरु जो होता है वो धन भी है पुत्र भी है, तो मैंने कहा फिर आपके पुत्र में कुछ दिक्कत होगी, कोई ना कोई परेशानी है। तो फिर उसने मुझे बताया कि उसके बेटे को ऑटिज्म है। हाँ तो हुआ ना, हाँ। परेशानी तो होना ही है, ठीक है ना। हाँ, तो ये निकल के आई थी परेशानी। तो हम्म। पर गुरुजी अगर पुत्र को ऑटिज्म है तो तब भी क्या मैरिड लाइफ अच्छी होगी जो वो मान रही है? नहीं हो मान नहीं रही है भाई, ऐसे बता कई नहीं लोग रही। हैं जो, हाँ, हाँ। हमसे हमसे पूछोगे तो हम बताएंगे कि हमारी मैरिड लाइफ खराब है। लोग कहेंगे अपना ही नहीं ठीक कर पा नहीं, रहे हैं, दूसरे हमें को क्या पड़ा हमें ऐसा है। लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शनि भाग्येश है और मंगल वो वो उसके साथ होने से थोड़ा राहत मिलेगा लेकिन इतना राहत नहीं मिलेगा जितना वो बता रही है, ठीक है ना। तो फिर हमने ठीक ही प्रिडिक्शन करी गुरुजी, इसका बिल्कुल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शीला जी बताइए, जल्दी जल्दी गुरुजी प्रश्न नमस्कार। कीजिए। हाँ गुरुजी नमस्कार। मेरा नमस्कार। प्रश्न ये था कि जैसे कोर्ट केस के डिसीजन के बारे में, हमारे यहाँ तो हम सब जानते हैं कि कोर्ट केसेस सालों तक चलती है। तो जिस दशा में शुरू हुई उसका हम क्या, अभी जैसे किसी का 8-9 साल पहले शुरू हुआ और अब रिजल्ट मतलब आने पे है, तो हम उसको दशा में कैसे उसको भाव सिद्धि लगा के कैसे देखेंगे वो कोर्ट केस के डिसीजन के लिए, ये मैं समझना चाह रही हूँ। बताने के लिए तो बड़ा सरल उपाय है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बात समझना होगा कि ये जो कोर्ट केस है ना और इसके जो डिसीजन है वो अलग अलग जी प्रांत राज्य और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है ना। जी। यहाँ लालू जी ने चारा खाया कब और डिसीजन आया कब, आप समझिएगा बात। लालू जी जी जी। रेल मंत्री थे कब और वो नौकरी फॉर लैंड वाला केस अभी चल रहा है। तो आपको हाँ ये जानना होगा कि इंडियन पिनल कोड किस तरह से काम करता है। अब तो अलग बात हो गए, आईपीसी हटा करके दूसरा चीज आ गया है, ठीक है ना, न्याय आ हाँ। गया है। तो हमारा कहना है कि हमारे यहाँ ये लचर व्यवस्था में हमारा ज्योतिष काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अच्छा। इसीलिए आपको ये जानना पड़ेगा कि केस कैसा है, ठीक है ना। हाँ। तो उसके आधार पर आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो केस शुरू हो गया। अच्छा अब हमारे एक भांजे का केस है, डिवोर्स का केस है। उसने शादी कर लिए, उसके 2 बच्चे हो गए, बच्चे का उम्र बात 13-14 साल हो गया। एक जगह पे उसका डिवोर्स हो भी गया, दूसरे जगह पे वो 498 चल रहा है तो चल रहा है। तो अब 14-15 साल 498 चल जाता है। तो यहाँ पे जी आप कैसे डिसीजन देंगे, ठीक है। फिर भी आपको ये समझना है कि छठे की दशा में या छठे से 11वां कौन है, चतुर्थ, समझ रहे हैं ना। चतुर्थ। चतुर्थ हाँ। में बैठे ग्रह की दशा अंतर्दशा में हमको जाकर के लाभ मिलेगा अर्थात रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप अच्छा। लोग मान करके चलिए, वहां ग्रह बैठे हो, उसकी दशा अंतर्दशा आई हो तो लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अब फास्ट ट्रैक में चला दिया तो अब कह देंगे दो हाँ। तीन साल में रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो इंडिया में जी जी। फास्ट ट्रैक नाम हो बोलता है। जब कभी कोई हिलियस क्राइम होता है तो बोलता है कि फास्ट ट्रैक में कोर्ट को ले चलो, ये करो वो करो, ठीक है ना। लेकिन कहाँ किसी नेता का केस सुना कि फास्ट ट्रैक में चला गया? जी नहीं जी गया। नहीं जी नहीं। केजरीवाल का ये शराब वाला जो कांड था, अगर मोदी जी इतना ही ईमानदार थे तो इसको फास्ट ट्रैक में चलवा देते। जी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि केजरीवाल दोषी था या नहीं था। तो नहीं, इनको लपेटना है, हर 5 साल में केजरीवाल को बनाना है कि आपने शराब में घोटाला किया, ठीक है। उसको जी रिजल्ट नहीं चाहिए। तो ये देश काल परिस्थिति के ऊपर ज्यादा प्रश्न जाता है।
इसीलिए उसको इसी तरह से समझने की जरूरत है। ठीक है ना? गुरुजी उसमें जैसे मैंने ये जो मेरे पास प्रश्न लेके आए वो दो लोग आए थे, वो उनका प्रॉपर्टी के बारे में प्रश्न था। अभी परसों आपने उसमें बहुत अच्छा एक ये भी दिया ना, जो आपका लाइव हाँ सेशन हाँ में आपने वो बहुत अच्छा दिया भी। तो उसमें मतलब उसको उस प्रॉपर्टी का दोबारा से लाभ कब मिलेगा? तो फिर वही मैंने लग्न से दूसरा घर ही देखना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी से हाँ, लग्न 11। से दूसरा घर देखना है, हाँ। तभी और आप यदि और उसको उसके समझ सकेंगे। और उसके इसमें मैंने देखा कि दशम में गुरु बैठा, वो उस चतुर्थ स्थान को देख रहा है और उसकी अभी महादशा आने वाली है। तो ये भी एक तो हो फेवरेबल इंडिकेशन मान ये सकते हैं ना? फेवरेबल इंडिकेशन है, ये फेवरेबल इंडिकेशन है, यही सब लेकर और के वो चलिए, और क्या। गोचर के साथ भी वो मैच कर रहा है, मतलब वहां गोचर में भी गुरु आएगा। तो मुझे लगा कि हाँ ये उनके लिए फेवरेबल समय हो सकता है हाँ हाँ, उस बस यही डिसीजन सब आपको और लेकर लाभ। के चलना पड़ेगा। जी जी जी। चलिए, धन्यवाद अच्छी गुरु जी। बात, बढ़िया। हरीश चंद्र शर्मा, नमस्ते सर। नमस्ते। जैसे भूल गए। सर एक मैच मेकिंग का चार्ट आया था, उसमें ग्रह मैत्री बकुट दोनों नहीं मिल रहे थे, तो मैंने मना किया था शादी के लिए, लेकिन सर क्लाइंट इंसिस्ट ज्यादा कर रहे हैं कि कोई सोल्यूशन है या कुछ। तो सर इनकी केस में सर क्या गाइड कर सकते हैं क्लाइंट? ऐसे केस में बोलो कि लड़की शिव भक्त हो जाए और लड़का जो है सो गौरी का भक्त हो जाए, तो जीवन चल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई होगा नहीं। बाद में हम बोलेंगे। आज ही मैं एक लोगों को बताया कि मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आप यहाँ शादी नहीं कर सकते। अब इसका हेल्थ पे बता दीजिए क्या असर होगा उसका, इस पे बता दीजिए। तो लास्ट में मुझे कहना पड़ा कि भैया, आप लड़की को शिव भक्त बना दो, लड़के को गौरी का भक्त बना दो और शादी करा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? हम लोग मना कर सकते हैं, अब उसको ये मना नहीं सकते हैं कि तुम करो ही ऐसा काम। ठीक है ना? तो जी सर। इसीलिए हम लोगों को ये सोच करके चलना होगा कि हम कहने वाले, मनवाने वाले नहीं हैं। ठीक है ना? कानून बनाने वाला संसद है, लेकिन कानून का पालन कौन करवाता है? कोर्ट और पुलिस। ठीक है ना? जी तो हम लोग कह दिए, अब उसका पालन कौन करेगा? उसका माता पिता। नहीं करेगा, नहीं करे, इस पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं। और अपने नियम के खिलाफ जा करके बताने का भी जरूरत नहीं है कि आपका क्यों। कल वो फिर आ जाएगा, आपने तो बोला था हाँ ऐसे कर लो तो हो जाएगा। तो वो 6 महीने में उसको दिक्कत आनी है, वो 6 महीने बाद आपके पास रोने आ जाएगा। वो ये भूल जाएगा कि आपने पहले मना किया था। ठीक है ना? आपने जी सर, कहा था, इसीलिए वो हमने यही एक इंसिस्ट लड़की कर के रहा था बारे कि में बताया था, जीके की लड़की भाई थी। बता। मैं बताता हूँ कि हमने एक को बताया कि इसको शादी के बाद कष्ट होगा और इसको शादी के पहले कष्ट है। तो जो छोटी वाली लड़की थी उसकी शादी हो गई, उसको शादी होने में कोई दिक्कत था नहीं। 2-3 साल शादी चला, उसके आपस में दिक्कत होना शुरू हो गया। ठीक है? और दूसरी वाली जो लड़की थी, जो बड़ी लड़की थी, उसकी शादी हुई उस छोटी वाली लड़की के शादी के 2-3 साल बाद, और इसको फिर कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। तो जब छोटी लड़की को प्रॉब्लम हुआ तो उसने बताया कि आप हमको कहाँ बताया कि शादी के बाद प्रॉब्लम हो गई? यही तो बात बोले थे, इसीलिए तो आप छोटी का शादी करने के लिए तैयार हो गए कि कर लेते हैं, जब इसको में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हो जा रहा है तो कर लेते हैं। तो लोग अपनी बात भूल जाते हैं, दोष आपको देंगे, इसीलिए आप अपने बात के ऊपर अडिग रहें। ठीक है, लव मैरिज करना है या और करना है तो बोले, फिर करने दीजिए, बच्चों की खुशी है। कल दिक्कत होगा तो आप लोग संभालिएगा। बाकी इस पे गुण मिलान हम जबरदस्ती कर दें, ये संभव नहीं। ठीक है ना? जी सर, ठीक, कुमार धन्यवाद। प्रवीण जी। हाँ, और प्रश्न है हरीश? नहीं सर, धन्यवाद। ठीक है, कुमार प्रवीण। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, अगर चंद्रमा से सप्तम में बैठे ग्रह की दशा में अंतर्दशा में शादी हो रही है,
तो जब हम गोचर देखेंगे तो लगन से सप्तम को केंद्र में रख के देखेंगे या चंद्रमा से सप्तम में रख के केंद्र में देखेंगे गोचर? दोनों में से कोई भी देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम चंद्रमा से देख रहे हैं तो चंद्रेश को घुमाएंगे या उसमें भी लग्नेश को ही घुमाएंगे? हमने कहा कि दोनों को घुमाने की विधि बताई गई है। दोनों को घुमाने की विधि बताई गई है। और जब फल दीपिका में ही लिखा हुआ है सर्वेषु लग्नेषु सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु। नहीं, ये तो सर आपने कई बार बताया है। मेरा हाँ, जो मैं तो जानता यही हूँ बात बताते हैं कि आप किसी भी लगन से देखिए, चंद्र लगन को प्रधानता है, ठीक है। और भाव सिद्धि काल में लग्नेश और कार्येश, पहले लग्नेश को फिक्स करके कार्येश को घुमा दीजिए, कार्येश को फिक्स कीजिए, लग्नेश को घुमा दीजिए। स्लो मूविंग फास्ट मूविंग डिस्टर्ब करता है तो गुरु को घुमाइए। ये सब आप लोगों को बताया हुआ है। आगे फिर गोचर के क्लास में आप लोग जी इसको जी, सीखेंगे। बस इसमें सर सबमिशन ये था कि जैसे जब हम लगन से गोचर देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं लग्नेश कहाँ जा रहा है। तो अगर हम चंद्रमा से गोचर देख रहे हैं तो चंद्रेश की स्थिति देखें ना, चंद्रेश कहाँ जा रहा है। नहीं, वहां सीधा चंद्रमा कहाँ जा रहा है ये देखना है। ओके सर। चंद्रमा खुद एक लग्नेश है, तो चंद्रमा तो बहुत फास्ट सूर्य मूविंग है खुद सर। एक लग्नेश है, इसीलिए सूर्य जहां बैठा उसके स्वामी को न देखते हुए सूर्य को देखना है, ठीक है ना। राइट राइट सर। ये कहा गया है कि लग्न सूर्य और चंद्र, तो जहां लग्न कहा गया है उसके लग्नेश को तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी। जहां सूर्य और चंद्र कहा गया तो सूर्य और चंद्र अपने आप में लगन है, ये आपको मान करके चलना होगा। उसके स्वामी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यही सब कंफ्यूजन होता है ना, बहुत दिन के बाद क्लियर होता है। चलिए जी ठीक सर, थैंक यू। है जी। दिलीप तिवारी जी बोलिए। गुरुवर प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, गोचर वाला जो क्लास शुरू हो रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें? हाँ जी, बाद में उस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? गोचर वाला क्लास जो शुरू हो रहा है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सब दिन के लिए रहेगा, कभी भी मिल जाएगी। जी जी गुरु जी, बस इतना। सृष्टि चौधरी जी, अच्छा कल्पना जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, आज तो ये मेरी दुविधा थी इतनी बड़ी जो भी आपने बताया। सर मुझे ये पूछना है कि लग्नेश भी दूसरे भाव में है और सप्तमेश भी दूसरे भाव में है, तो क्या आप तीनों के मतलब दोनों के त्रिकोण देखने चाहिए? हाँ देख सकते हैं, आप क्या दिक्कत। मतलब लग्नेश का भी एक त्रिकोण ही 2, 6, त्रिकोण 10। होगा, एक ही त्रिकोण होगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। एक कैसे होगा सर? सप्तमेश भी अपने दूसरे घर में बैठा, यानी कि 7 से 8वें में बैठा, और उससे लग्नेश मतलब जहां से बैठा वहां से त्रिकोण देखना है ना। तो अच्छा दोनों जहां। जब एक ही जगह बैठा है तो उसका त्रिकोण तो एक ही हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, क्या माँ के भी भक्त होने से बच्चे की लाइफ पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। हम्म। ठीक है। हमारी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया था, तुम्हारे जिंदगी के लिए 2 दिन काफी है, ठीक है ना। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरे जिंदगी में बस 2 ही दिन काफी थे, ठीक है। और मैं सुखी हो गया। तो माँ का कितना बड़ा असर पड़ता है वो मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। और जब भी मैं तकलीफ में होता था या कोई परेशानी होती थी, वैसे ज्यादा तकलीफ में रहा नहीं जीवन में, लेकिन होता था कि ये काम मेरा नहीं है, कोई और करना करना चाहिए, ये काम हमारे पिताजी को करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जब मुझे करना पड़ता था तो माँ बस इतना सा ही बोलती थी कि तुम्हारे लिए आशीर्वाद यही है कि तुम्हारा जीवन में 2 दिन आएंगे, वो तुमको ठीक कर देंगे, ठीक है। समझ में नहीं तो आया मैं उस 2 2 दिन। दिन की प्रतीक्षा करता रहा और हमको अंततोगत्वा वो 2 दिन मिल गया। एक दिन मैंने सोचा कि अब सुखी होना है, दूसरे दिन सुखी हो गया, ठीक है। तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सर हाँ, एक सवाल और कि जैसे अब शनि मीन राशि में आ रहा है और किसी का सूर्य और राहु दसम भाव में मीन में ही है, तो शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से होगा, सूर्य राहु हाँ के ऊपर से, तो क्या पिता को कष्ट हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है।
पिता को कष्ट हो सकता थैंक यू सर, बस यही पूछना था। है। शालिनी शर्मा। राधे राधे सर। सर आज की क्लास से तो रिलेटेड नहीं है मेरा प्रश्न, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको दोबारा से देखने में। मेरा प्रश्न है सर इस चीज से रिलेटेड कि आपने जो कल से हमें मंत्र सिखाए थे ग्रहों से रिलेटेड, जो भी अंतर्दशा से या दशा के लिए करने हैं, तो क्या हमें विद इन अ वीक करने हैं उनको? कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। हमने पुरस्चरण पद्धति बताया था, आप जी लोग जी। उसको विद इन अ वीक समझते हो, अलग है। हमने कहा संडे शुरू करो, संडे समाप्त करो, अश्वनी नक्षत्र में शुरू करो, अश्वनी में समाप्त करो, ऐसे किया जाता है। तो इसीलिए ठीक है, हमारा कहना है कि आप ठीक है, उसको ऐसे ही समझो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर। ये तो नहीं है ना सर कि विद इन अ वीक ही, मतलब अगर हमने हाँ, इस कोई बात नहीं। थर्सडे से स्टार्ट किया है? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, राधे राधे। आशुतोष प्रधान जी। आशुतोष प्रधान जी। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रणाम प्रणाम। एक क्वेश्चन था कि गुरुजी, हम जब बड़े भाई का देखेंगे तो गुरु से 11 को कुंडली बना के देख सकते हैं गुरुजी? 100% देख सकते हैं। 11 को कुंडली बना के देख सकते हैं, गुरु को कुंडली बना के देख सकते हैं, गुरु से 11 को भी कुंडली बना के देख सकते हैं। और दूसरा चीज है गुरुजी, अभी तक कंफ्यूजन ये रहा कि छोटी बहन और बड़ी बहन के लिए कौन सा दाता ग्रह लेंगे, वो और मंगल को ही, मंगल और बुध यही दो है। छोटा भाई के लिए मंगल, बहन के लिए बुध, और बड़ा भाई के लिए गुरु, और बड़ी बहन के लिए भी गुरु। इससे ज्यादा और कुछ कहीं है नहीं। ठीक है ना? तो बहन के लिए देखने के लिए गुरुजी बुध से तृतीय लेंगे गुरुजी, थर्ड हाँ लेंगे? हाँ, बुध से तीसरा ले लीजिए। और एक क्वेश्चन है गुरुजी कि एक कुंडली में मैंने देखा कि लग्न से नवम भाव एक्टिव है, चंद्रमा से मतलब 11th हाउस एक्टिव है, लेकिन सूर्य से मतलब वो छठा है। तो आदमी पूछ रहा था कि मतलब जो तीनों जो सुदर्शन चक्र का जो तीनों जो लग्न है हमारा, तो दोनों में गुरुजी मतलब अच्छा भाव एक्टिव है, लेकिन सूरज से वो छठा भाव एक्टिव हो रहा है। जैसे कि सूरज 4th हाउस में है, वो 9th हाउस एक्टिव हो रहा है। और गुरु गुरु का अंतरदशा है, तो गुरु 9th हाउस में है। तो इसमें उसने पूछा कि प्रमोशन के बारे में, तो मैंने बोला कि दोनों लग्न से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बिकॉज सन क्या बोलते हैं, सन से उसका छठे भाव एक्टिव हो रहा है, थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। अदरवाइज तो निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से गुरुजी यहाँ पे। ठीक ही बताया है आपने। बाकी जो छठा भाव है वो दशम का नवम भाव है, इसलिए भी उसको दशम में प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से होगा ऊपर नीचे, लेकिन बाद में प्रमोशन दे देना चाहिए। ठीक है ना? और अभी उसका गोचर भी अच्छा आ रहा है, जो मैं देखा दे दे। दोनों का गोचर अच्छा आ रहा है। तो मैं ऐसा बोला कि हो, मुझे लगता है कि हो जाएगा, तो दोनों से देख लिया यहाँ पे गुरुजी। तो बिल्कुल ठीक था ना बिल्कुल गुरुजी ये वाला? बिल्कुल, बहुत अच्छा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी नमस्ते, जी। मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ गुरुजी। जी ये आप। अनफॉर्चुनेट सर का हैंड रेजिंग का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया बीच में, मुझे भी स्लॉट दे दीजिएगा गुरुजी। हाँ नमस्ते ठीक है, ठीक ठीक। जी। मधु जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए मधु जी। हाँ जी। शालिनी, आशुतोष जी हाथ नीचे कर लीजिए ताकि हमको लगे कि अब थोड़ा कम बचे हैं लोग। हाँ सर ये था कि जैसे मुझे भाव सिद्धि लगाने में थोड़ी ये तकलीफ आती है कि जैसे LIC का क्वेश्चन आया कि हमको ये हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लाभ को तो हम उसके 8वें से 11वें को मतलब छठे को देखेंगे, उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसका? और LIC का? हाँ, और LIC वगैरह को हम लोग जो मरने के उपरांत पैसा मिलता है, उस धन को 8वें से देखा जा सकता है। तो 8वें से 11वां देखना होगा, तो इसका मतलब 8वें से 11वां छठा भाव हो गया। ठीक है ना? तब उसके लाभ को समझ पाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस तो बिना मतलब बिना मर के भी मिलता है ना, जो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए अलग है वो। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए छठा है, हेल्थ के लिए। और अच्छा, छठे से 11वां चौथा स्थान है, तो चौथा स्थान एक्टिव होगा तो तो सर मिलेगा। इस तरह भाव सिद्धि हमको छठे पे मतलब जैसे छठे का लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन आया छठे।
क्वेश्चन आया उस दिन लगानी पड़ती है, क्योंकि मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका जवाब तो मिलने पे तो देना नहीं है, तो छठे पे लगाएंगे भाव से। लगाएंगे छठे पे, ये तय बात है, लेकिन तब लगाएंगे जब दशा से ये पता चल जाए कि मिलने वाला है। अच्छा, तो पहले मतलब हम 11th उससे छठे से 11th को देख लें कि वो सब हाँ कहीं से एक्टिव हो रहा है या नहीं, जी, तब लगाएंगे। तब लगाएंगे। बिना दशा के गोचर लगाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक हाँ है सर, ना? हाँ सर। सर एक और बात थी, रिक्वेस्ट थी हाँ कि हम लोग एक्चुअली हम सब ज्वाइन तो करना चाहते रहते हैं, लेकिन कई वजहों से नहीं कर पाते हैं। तो आपके स्पेशल क्लास के वीडियोस देख के हम लोग को बहुत फायदा होता है। हम दूसरी क्लास भी किए हुए हैं, तो आप स्पेशल क्लास का ये बंद ना करें तो बहुत अच्छा होगा। ना ना, बंद नहीं होगा, ये चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये हम बाद में वीडियो देखते हैं कई बार, कई हम आप वजहों से लोगों नहीं अटेंड कर पाते हैं। हम आप लोगों से मिल पाते हैं दोबारा, ये हमारा अपना भी सौभाग्य है कि आप लोग इतना प्रेम करते हैं कि वो तो हमारे हमारा क्लास में आते सौभाग्य है। हैं। ठीक है, हम लोग को भी अच्छा लगता है, लेकिन कई वजहों से हम अटेंड नहीं कर पाते हैं कई बार। कोई बात। थैंक यू सर। हाँ, मंजेश शुक्ला। जी सर, गुरु जी मेरा सर क्वेश्चन ये है कि एक तो शनि के बारे में कि शनि का गोचर शनि के ऊपर होकर जन्मकालीन शनि के ऊपर हो रहा है, तो ये अशुभ होगा या शुभ होगा? बहुत अच्छा नहीं होगा सर कई किताबों में लिख दिया जाता है कि शनि का गोचर शनि के ऊपर होता है तो अच्छा है, कई किताबों में लिखा हुआ है कि अब खराब ये, है। मैं कई किताब आप कौन सा पढ़ते हैं ये नहीं पता ना। अगर ये पता चलता, जैसे मैं बताता हूँ तो फल दीपिका निकालता हूँ, मैं बताता हूँ तो होरा पराशर निकालता हूँ, और आप कौन से किताब में पढ़ते हो वो तो बताओ। कई सारी किताब पढ़ी है सर, तो एक दो नहीं किताबों नहीं, में लिखा वो है कि उससे अच्छा। उससे काम नहीं चलेगा। आप और वो, हम जी जी। प्रश्न लेके आते हो तो तैयारी करके आया करो। अच्छा, दूसरी किताब दूसरी सवाल ये है कि एक तो शनि की जो दृष्टियां होती हैं 3, 7, 10, तो इनमें भी कुछ फर्क होता है कि तीसरी अलग तरीके से रहेगा, सात नहीं, कोई खतरनाक खड़ा हो कोई कम? तीनों 100% देखता है। अच्छा। बाकी आपने अगर प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद दृष्टि नहीं पढ़ी है तो बढ़िया। हम इसको मेडिकल में पढ़ाते हैं, शायद आप मेडिकल में नहीं आए होंगे। नहीं नहीं सर, नहीं मैंने ये पढ़ा है बुक में कि जैसे तीसरी दृष्टि शनि की ज्यादा खतरनाक होती है, सातवीं से भी ज्यादा। ना ना, ये गलत है, तीनों बराबर खतरनाक है। ठीक है, अच्छा तीनों ठीक है। में वो 100 टेम्परेचर रहता है, तीनों में 100 से कम नहीं होता। ठीक है अच्छा ना? अच्छा ठीक है। जी संगीता जी बताइए। प्रणाम गुरु जी। गुरु प्रणाम। जी, वैसे तो मैं बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी समुद्र में उतर गई हूँ, चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, मतलब इतने सारी चीजें हैं कि मेरे को खुद ही अब कंफ्यूज होने लगा कि मुझे क्या पूछना है। बहुत सारी चीजें पूछने के लिए हैं। एक तो ये कि जैसे वर्ष कुंडली बनाई हमने, गोचर भी कर लिया। पहले हमने उसका फलित निकाल लिया, फिर हमने गोचर करा, फिर वर्ष कुंडली का क्या इसमें योगदान रहेगा? सबका अपना अपना योगदान है, जितना नहीं, उसको पढ़िए फिर क्या, उतना। नहीं वर्ष कुंडली बनानी पड़ेगी अगर कोई पूछता है तो? कोई क्या जरूरी करोगे? नहीं है, कोई जरूरी नहीं। तो उसका यूज कब करें गुरुजी? यूज कभी कभी जब अटकते हैं ना, जी। तो उसको देख लेते हैं एक नजर, ठीक है ना? अच्छा, हाँ और वैसे जैसे हम लोग अपनी बना करके रख लें तो उससे हाँ, तो हमें अपनी, फायदा होगा? हाँ अपनी बना करके रख लीजिए तो उसमें फायदा होगा, ठीक है ना? और गुरुजी दूसरा प्रश्न था कि जैसे हमें माँ का देखना है, तो क्या हमको हम्म चंद्रमा से देखना है कि चतुर्थ भाव से देखना है? चतुर्थ से भी देखना है, चंद्रमा से भी देखना है, और चंद्रमा से चतुर्थ से भी देखना है। 3 तरीका से देखना है। हमने शायद लाइव क्लास में या किसी क्लास में अभी पढ़ाया हुआ है, जी आपको भी पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो आगे आप लोग समझ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा क्लास में, ठीक है ना? जी जी। और एक और क्वेश्चन है गुरुजी कि जैसे कोई पाप ग्रह दृष्टि डाल रहा है और उसकी दृष्टि अपने ही राशि पर जाएगी, तो वो उसके लिए कैसी रहेगी? जैसे वो शनि ने डाली और शनि ने मकर पे अपनी दृष्टि डाली, तो फिर वो कैसी रहेगी? पंचम में बैठा है यदि मकर तो? अच्छा जाएगा। यो जी। भाव स्वामी, पहले लिखता है यो भाव स्वामी, हम्म। सौम्याभ्याम युक्तो दृश्यो मेधते। अगर कोई भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो या वहां वो बैठा हो, वो बलवान हो गया।
लेकिन अगर वो मकर राशि में कहीं गलती से गुरु शुक्र बैठ गया और उसको शनि देख लिया तो उसको खराब कर देगा। समझ रहे हैं ना? ये ध्यान में रखना कि तुम मेरे घर में बैठ के क्या कर रहा है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। चलिए ठीक है। एक और था प्लीज। हाँ बोलिए ये एक और। स्थानांतर शब्द का यूज आया था, मैं भावार्थ रत्नाकर पढ़ रही थी उसमें। तो स्थानांतर का मतलब क्या होता है? स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण। अच्छा, स्थान स्थानांतर लिखा परिवर्तन। है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू गुरुजी। चलिए अनामिका जी, आप लगता है आश्रम में हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर प्रश्न तो मेरा भी था बोलिए। पर लाइव क्लास सर, यही क्योंकि पहले हम यही समझते जो आपने पढ़ाया कि किसी भी भाव का फल उस भाव में बैठा हुआ ग्रह देगा, अन्यथा जो उस पर दृष्टि डाल रहा है वो देगा, या फिर जो उसका स्वामी है। सर हमने ऐसे ही पढ़ा था, मतलब सबसे पहला अधिकार भाव में बैठे ग्रह का है सर। फिर उसके बाद आप जैसे अब हम उसको गोचर में भी देख रहे हैं कि सर जहां जहां वो गोचर करता है वो उस भाव का फल कर सकता है। फिर सर अभी कुछ दिन पहले मीनू मैम की वीडियो देखी तो उसमें वो ध्यान आया, आपने एक बार वो भी पढ़ाया था कि जो उस यानी कि जो 12वें भाव की दशा है जो उस भाव से वो भी उसकी हानि कर सकता है। सर जो अब आपने लाभ वाला सूत्र बताया कल 11वें वाला, तो सर 11वें में जो होगा वो भी उसका उसका लाभ दे सकता है। सर फिर अगर जैसे हम चतुर्थ का जैसे हम फल देखना चाहते हैं घर का, किसी को भी घर लेना है खरीदना है कोई प्रॉपर्टी का, तो हमें चतुर्थ की दशा देखनी, चतुर्थ में बैठे ग्रह को देखना है, फिर चतुर्थ को देखने वाले को देखना है, चतुर्थ के मालिक को देखना है, कारक चंद्रमा को देखना है। अब सर पंचमेश की दशा आ गई यदि, तो वो क्योंकि पंचम की दशा है वो उसका भी लाभ कर सकता है। अब मान लीजिए वो पंचमेश यदि शुक्र है या चंद्रमा है तो कारक के रूप से नैसर्गिक रूप से भी उसका वो चतुर्थ का कारक उसका ही फल दे सकता है। तो सर फिर तो कोई भी किसी का भी फल दे सकता है सर। ना फिर ना वो इतना इतना नहीं, आप सिर्फ कंसंट्रेट हो जाइए। मैं एक दिन बताऊंगा कि हमको जो प्रश्न पूछा गया ना हम उस पे ही कंसंट्रेट करेंगे, उसका रिजल्ट हम कहाँ से दे सकते हैं, बस उतने पे संतुलित रहेंगे और उसी पे हम दशा देख लेंगे और उसी का गोचर देख लेंगे तो काम हो जाएगा। बताने के लिए तो कई तरीके हैं, कई तरीके से बताया जाता है, बात को समझिएगा। और जितना आपका क्वेरी होगा उतना ज्यादा बताया जाएगा। एक ही चीज को हमने जैसे आज ही बताया कि 5वें का फल गुरु भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो वहां का कारक है। समझ रहे हैं ना? कारक को 5वें में बैठना, 5वें को देखना जब भी जरूरी नहीं है, वो कहीं भी बैठ करके वो फल कर देगा। गुरु की दशा आएगी, पता चला हमको 11वें का फल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि 11वें का वो कारक है। समझ रहे हैं ना? तो अब गुरु दशाओं में तो है लेकिन फल 11वें का मिल रहा है, तो 11वें से वो 8वां होगा तो 11वें का फल खराब मिलेगा, और 11वें से 5वां होगा तो 11वें का फल अच्छा मिल जाएगा। बात समझिएगा। अगर फल हमको अब इस अलग अलग भावों में, मान लीजिए 4 भावों का फल हमको गुरु दे रहा है, अब छोड़ दिए उसके भावेश को, छोड़ दीजिए कहाँ बैठा है उसको भी भूल जाइए। दूसरे का, 5वें का, 9वें का और 11वें का फल दे रहा है। और ट्रांजिट में इन चारों के स्वामी से कहाँ कहाँ बैठा है नोट कर लिया, ठीक है? और उसके बाद सबके आगे रिजल्ट लिख दिया। जिससे लाभ में है लाभ लिख दिया, जिससे पंचम में है विवेक से संबंधित लिख दिया, जिससे चतुर्थ में है उसका सुख लिख दिया, जिससे अष्टम में है उसका हानि लिख दिया। आपका 100% रिजल्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो बात क्या है कि दाता ग्रह हम जो लेकर के चले हैं ना, हमको लगता है कि एक किताब ही मैं दाता ग्रह पे लिखूं, लेकिन भगवान हमको लेखक बनाना नहीं है, ठीक है ना? तो दाता ग्रह ना बहुत प्रमुखता से स्थान रखता है। अगर आप उसको समझ जाते हैं और फिर उसको भाव से हम कनेक्ट कर पाते हैं, इस भाव का फल गुरु तो करेगा, लेकिन ये वाला फल गुरु तो करेगा, लेकिन कौन सा भाव भी कर सकता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए लड़की की शादी गुरु तो कराएगा, लेकिन शादी कौन से भाव से होगा? तो सप्तम से होगा, ठीक है ना? तो उसी तरह से लाभ गुरु तो कराएगा, लेकिन कौन से भाव से कराएगा? 11th से कराएगा। तो हमको दाता ग्रह को समझने के बाद
भाव को ले लेना है अपने समझने के लिए, कि हम भाव का चुनाव कर सकें कि इसका वाला फल, एक ही गुरु का फल 11th से भी प्राप्त हो रहा है। सेकेंड, धन आना है तो धन तो गुरु देगा, लेकिन धन के लिए कौन सा भाव लेना होगा, उसको हमको लेने की जरूरत है। तो इस तरह से विषयों को समझेंगे तो समानांतर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। वैसे भी आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गुरुजी ये एक जब चीज झोंक, कुछ पूछना था ये लास्ट में। एक मिनट मंजे, जब आप आश्रम में होते हो ना तो हमको थोड़ा बहुत जो है ना लगता है कि मैं क्यों नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक अलग आनंद है, ठीक है। सर सच में बहुत चलो, सादर आमंत्रित है सर आप। हाँ हमको पता है। चलो अच्छा है। आ, हाँ मंजेश जी बोलिए, आप क्या सर कहना चाह रहे थे। सर वो शनि वाला थोड़ा सा डाउट चल रहा है। तो आपने पूछा था ना कौन सी किताब, मैंने एक बार ये लघु पराशरी की किताब पढ़ी थी। तो हम्म उसमें लिखा था कि शनि का गोचर शनि पर होगा तो बहुत शुभ होता है, बहुत ही अच्छे फल देगा। हम्म। और दूसरी एक किताब है अपने पास, एक मिनट गोचर रुक जाओ यार, इतने एक किताब बोला तो अ, अभी मैं, ज्यादा देर हमको थोड़ी लगेगा, 1 मिनट रुको। ये जो लघु पराशरी कृष्ण कुमार की है। अब कृष्ण कुमार को तो मैं नहीं जानता। जो सर ये श्लोक तो होगा ना, उसको वो मैं उसमें जानूंगा। लास्ट में ये गोचर का फल दिया हुआ है एक करके। मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ, एक मिनट मुझे देख लेने दो। लघु जी जी। पराशरी अभी मेरे हाथ के पास ही था, कहीं होगा, कहीं बहुत दूर नहीं गया होगा, और चला गया होगा तो आज छोड़ देंगे, आज नहीं लेंगे तुम्हारे। हाँ लगता है कि दूर हो गया है। तो लघु पराशरी में ना दाहिने श्लोक तरफ बोल देखिए। देना। हाँ, हाँ राइट हैंड साइड में रखा था, हम देखा है। राइट साइड में। पता नहीं, अभी अब छोड़ो। उसमें 35-36 श्लोक है, श्लोक नंबर बता दो हमको। श्लोक नहीं है, श्लोक के बाद इसमें परिशिष्ट लिखा हुआ है, बहुत सारे चैप्टर लिखे हैं। रहने तो दो, उसमें माफ करो, उस राइटर को रहने दो। वो ठीक उनका कृष्ण है, अपना कुमार माफ का। पर्सनल करो। मत है जो राइटर बिना का। श्लोक का व्याख्या करता है उसको क्यों माने हम। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि क्योंकि कई कई नहीं किताबों वो में अब ये बंद बंद, गोचर का टाइम है तो। खराब नहीं, टाइम खोटा नहीं करना चाहिए। मैं सब करूं लोगों के प्रश्न? लिए बहुत जरूरी समय है, टाइम खोटा नहीं होना चाहिए, रहने दो उसको। बिना मैं श्लोक की जो व्याख्या कर रहा है लघु पराशरी का या भावार्थ रत्नाकर का, उसका हम क्यों माने। वो जो श्लोक लिखे उसका व्याख्या करें ना, अपने मर्जी से कुछ भी लिख रहा है उसका क्यों हम व्याख्या करें। ओम प्रकाश जी, आपका मतलब सर आखिरी। आपका तो मतलब यही है कि हाँ सर, मतलब अच्छा नहीं होगा ना। जी बिल्कुल धन्यवाद अच्छा सर, नहीं होगा। ठीक है। धन्यवाद सर। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का एक चार्ट थोड़ा सा आप निकाल देंगे, कल का। नहीं आप बोलिए ना, कल का चार्ट याद है हमको, बोलिए। उसी से प्रश्न था सर, उसमें जो अभी इतने 6 ग्रहों का कंजंक्शन हो रहा है तो उसी हाँ से वो हम, संबंधित कुछ, हाँ उसी से संबंधित कुछ क्वेरी था कि अगर उसमें, हाँ सर उस पर थोड़ा आसान हो जाएगा देखने में। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसको उल्टा कर दिया जाए सर, मीन लग्न को लग्न बना दें। हाँ सर, इसमें ये प्रश्न था कि इस तरह का सिचुएशन है जिसमें कि बहुत सारे ग्रहों का कंजंक्शन हो रहा है। अब ऐसे में हम यहाँ पे जो खासकर अगर 7th हाउस के लिए कंसंट्रेट करें, उसके अंदर बुध अपने भाव को देख रहा है, तो जो श्लोक हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से जब भावेश अपने भाव को देख रहा है तो इसको अच्छा कर रहा है। तो क्या हम इसको मान लें कि उसको देखने के कारण 7th हाउस में कोई मेजर इशू नहीं होगा? पहला प्रश्न है। और उसके बाकी जो कंजंक्शन का इम्पैक्ट हो तो अलग रहेगा, लेकिन किस लेवल तक बुध अपने भाव को बचाने में सक्षम रहेंगे, और इसको कैसे क्वांटिफाई किया जाए आने वाले जीवन में, इस तरह का जो समस्या आती है तो कैसे करें। और इसका पार्ट बी है सर, अगर हम इसमें, अगर किसी जातक का ये कुंडली है तो इसका लग्न को एनालिसिस करते समय अगर हम देखेंगे कि इसमें जिस तरह के ग्रह, कुछ इसमें बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ग्रहों में प्रॉब्लम आ रहा है, तो खासकर जब दशाएं इसमें चलेंगी तो उसमें इम्पैक्ट कैसा होगा। जैसे इसमें अगर हम देखें तो अगर शुक्र है उच्च का यहाँ पे बैठा हुआ, मजबूत है, उच्च नीच तो नहीं लेकिन मजबूत सूर्य लग्न में है, तो वो अपना इम्पैक्ट देगा। तो ये 6 ग्रह की दशाएं जब जब चलेंगी
उसका इम्पैक्ट एक दूसरे पे कैसे होगा? जो शुक्र की दशा चल रही है तो क्या शुक्र उस समय मजबूती से अपना सारा काम करता रहेगा, बाकी ग्रह नल नल होकर बैठे रहेंगे, या वो किस तरह से इम्पैक्ट करते नहीं, ये रहेंगे, इस पे बहुत थोड़ा। बहुत मैं संक्षेप में ले पाऊंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। पहला तो शुक्र की दशा जब आएगी तो शुक्र की दशा में गुड और बैड दोनों रिजल्ट हमको प्राप्त होंगे। पहला कारण, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, हमको धन भी मिलेगा, सप्तम पत्नी का प्यार, या हमको स्त्री सुख भी मिलेगा। लेकिन चूंकि अष्टम स्थान में शुक्र की राशि होने के कारण हमको चोट चपेट दुर्घटना या हम किसी बड़ी बीमारी के कारक भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र वहां काल पुरुष के षष्ठेश बुध के साथ भी है और लग्न के कारक सूर्य के साथ भी है। इसीलिए इसी शुक्र की दशाओं में हम बहुत भीषण प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं। हमको हमारी नजरिया यदि ये हो गई तो हम इस सारे ग्रहों की दशाओं को अलग अलग डिफाइन कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ एक ही शुक्र को शुभ मान करके अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो नहीं, एक ग्रह को पकड़िए, वो नैसर्गिक रूप से क्या है, नंबर 1, नंबर 2 वो काल पुरुष में कहाँ का स्वामित्व रखता है, और नंबर 3 वो तात्कालिक रूप से कहाँ का स्वामित्व रखता है, नंबर 4 युति जिससे कर रहा है वो काल पुरुष में कहाँ का स्वामित्व रखता है, तात्कालिक में कहाँ का स्वामित्व रखता है। इन सबको यदि विचार करके आप रिजल्ट कहेंगे तब तो रिजल्ट होगा, अन्यथा क्या रिजल्ट। ठीक है ना? जी सर, जी सर। एक इसमें बस एक और क्वेश्चन था सर, इसी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो छठे भाव से अष्टम में सारे ग्रह हैं, तो क्या भाव से अष्टम वाला हमको देखना चाहिए कि छठे भाव के लिए प्रॉब्लम करने वाले हैं? छठे भाव से अष्टम में यदि होगा ये सारे ग्रह, तो यहाँ इस भाव को भी परेशानी होगी, और अगर इसमें कोई ग्रह होता तो भी परेशानी होती। अगर इसमें गोचर में कोई ग्रह नहीं है, अगर किसी के पत्रिका में सिंह राशि में कोई ग्रह है और उसके छठे में इतने 8वें में इतने ग्रहों का समावेश होगा, तो उसका इसके ऊपर बल पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसा वो पिछले हमारे वक्ता ने कहा था, उसमें इस चार्ट में शनि किसी का कुंभ में ही रहे 12वें भाव में, उसके ऊपर से शनि का जब दशा चल रहा है, ये ट्रांजिट हो रहा है, तो वो शनि एक तरह से कुछ हद तक अपने भाव में होने के कारण शुभ है, या मान लीजिए शुभ भाव में रहता, पंचम में रहता, तो क्या शनि के ऊपर शनि का ट्रांजिट उतना ही बुरा होता? नहीं, अब आपको यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं घूमते रहेगा। ठीक है, देखिए शनि का ट्रांजिट, मैंने पहला एक शब्द में कहा कि अशुभ ग्रह का ट्रांजिट जिस भी ग्रह के ऊपर से होगा उसकी अशुभता बढ़ेगी। क्लियर हो गया जी? लेकिन शनि किसी से पंचम होगा, किसी से एकादश होगा, किसी से तीसरा होगा, किसी से छठा होगा, हाँ या ना? जी सर। तो जब किसी से तीसरा होगा तो उसके लिए अच्छा होगा, यस। जब किसी से 5वां होगा तो उसके लिए खराब होगा, जैसे कि हमने आपको निर्याण प्रकरण में पढ़ाया हुआ है ट्रांजिट में। जी सर। तो हमारा कहना है कि आप हमको एक प्रश्न पर्टिकुलर पूछोगे कि शनि के ऊपर से गोचर करेगा, तो नीचे वाला जो शनि है वो कैसा रिजल्ट करेगा। यदि वो दशाओं में है तो आपको पता चला देगा कि हम ही दशा में हैं। समझ रहे हैं ना? जी। अब अन्य ग्रहों के लिए कोई अच्छी बात भी हो सकती है, बात समझिएगा। तो हमारा कहना है कि ट्रांजिट पे जितने लोग बोलते हैं, बाजार में जितना चर्चा है, उसमें से लोगों के पास 1% भी नॉलेज नहीं। ठीक है ना? हमने वही कहा कि यहाँ यदि वही शनि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि के ऊपर से गोचर कर रहा है, ठीक है, तो हम उस शनि का रिजल्ट खराब प्राप्त करेंगे यदि वो अंतर दशाओं में है। तो जिस भाव में बैठा है, जिस भाव को देख रहा है, विशेष रूप से जिस भाव को देख रहा है, उसका रिजल्ट खराब होगा ही होगा। लेकिन किसी ग्रह से, गुरु से वही तीसरे में शनि है, तो वो गुरु को मजबूत बना देगा, उसका फल अच्छा बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से बातों को सोचते समझते हैं। ठीक है, थैंक यू तो सर। इसीलिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। प्रणाम गुरु जी। जी जी जोशी जी बोलिए। हाँ सर। सर पहचाना मुझे?
हाँ हाँ शरावती हाँ जोशी जी, बोलिए। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। हाँ जी सर। कोई प्रश्न शरावती जी? हाँ सर जी, अब कन्या राशि वालों को केतु छूट गया ना, केतु और राहु, कैसा हाल है उनका भी? छूट गया तो अच्छा है ना, अब सिंह राशि वाले समझे। ठीक है ना? आप तो ठीक है ना सर? हाँ ठीक है। हाँ, तो आप आइए लोग जो सर गोवा देखते में, हैं सर गोवा में आए आइए। गोवा। हाँ सर, अरे वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा आइए आइए। आते हैं। हाँ ठीक है तो गुरुजी नमस्कार, मैं बात कर सकता हूँ प्लीज? जी बोलिए अरुण महाजन। सर ये गोचर के बारे में ही है, 6 ग्रहों का जो हो रहा है, ये मीन राशि में गोचर हो रहा है और मीन राशि का जो मालिक है जुपिटर गुरु महाराज, वो तो अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, नवांश में भी आजकल अच्छी जगह पे बैठे हैं, आगे भी अच्छी में जाएंगे। तो जब डिस्पोजिटर जो है वो इतना स्ट्रांग है, जहाँ 6 ग्रह आ रहे हैं, तो उसके चांसेस कष्ट देने के कम नहीं हो जाते? होना चाहिए, कष्ट देने का चांसेस कम होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। चलिए तो आज इतना ही रखेंगे। शुभांगी कोई प्रश्न है? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। हाँ, मैंने ये पूछना था कि शनि के ऊपर से शनि का गोचर है, लेकिन शनि की एमडी या एडी नहीं है, तो मतलब कितना प्रभाव होगा अशुभ? ज्यादा तनाव लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ दशा होने पर ही तकलीफ, ऐसा है? दशा होने पर विशेष प्रभाव होता है। जी बात सर। समझ गए? जी सर। तो ये बात है, ठीक है। ओके सर। चलिए अच्छी बात है। तो अब अगले महीने मिलते हैं आप लोगों के साथ। हमको लगता है कि आप लोगों को जरूर कुछ न कुछ फायदा होता होगा। बहुत फायदा होता है सर। अगले क्लास में मिलेंगे, फिर कोई नया चीज लेकर के आएंगे। आप लोग कंप्लेन करते रहिए कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो गया, तो आ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। सर प्रणाम।